सीबीएसई बोर्ड के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बात करेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम हेडिंग डालते हैं एसिड। एसिड है क्या, व्हाट इज द एसिड? एसिड जनरली आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सावर टेस्ट। कह रहा है कि एसिड वे हमारे सब्सटेंस होते हैं जिनका सावर टेस्ट होता है। एज लाइक सावर टेस्ट हम किसका कह सकते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू के अंदर, तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो खट्टे स्वाद वाले जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उन सब में हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड चेंज द कलर ऑफ बिटवीन द लिटमस सॉल्यूशन टू द रेड। कह रहा है कि जो एसिड होता है वो कलर चेंज कर देता है लिटमस पेपर का, वो ब्लू से उसे कैसे में कलर चेंज कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। An acid is a substance which contains hydrogen ion and produces H plus ion its aqueous solution. और according to the Svante Arrhenius, स्वंटे आर्हेनियस ने क्या किया कि आयोनाइजेशन प्रोसेस के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं उन एसिड में अगर हाइड्रोजन आयन हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, उनके एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो एसिड तीन तरह से हम एक्चुअल में पहचान सकते हैं। दैट टर्म्स व्हिच हैव सावर टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सावर टेस्ट होता है उन्हें हम टेस्ट करके भी पहचाना जा सकता है, उनके लिटमस पेपर के चेक करके भी पहचाना जा सकता है, वो ब्लू को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। और तीसरा जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन देते हैं। अब एसिड की बात करते हैं। एसिड तीन तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, ये तीन टाइप में डिफाइन किए जा सकते हैं। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग, और डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है। सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सोर्स के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड होता है। और कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यह कंसंट्रेटेड एसिड होता है और डाइल्यूट एसिड होता है। बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यह दो टाइप के एसिड हमारे होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाता है, आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन in the and hence produces a large number of hydronium ions. ये सेंटेंस रिपीटेड हो चुका है। कोई भी एसिड है अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, यानी घुल जा रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, और आयोनाइज्ड होने के बाद लार्ज नंबर में कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल के तौर पर HCl एक जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और वो वाटर के साथ जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो वो कौन सा आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लार्ज नंबर में हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वीक एसिड लार्ज नंबर में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये जो है हमारे वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि यह पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, थोड़े बहुत आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, और बहुत लेस हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्स पर एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग या दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द नेचुरली ऑकरिंग। कह रहा है कि ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, अब नहीं तो नेचुरली हम उनसे क्या करते हैं, ऑकर करते हैं, निकाला जाता है नेचुरल प्रोसेस से, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली आर वीक एसिड, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ऐसे कर दें तो जनरली वीक एसिड होते हैं। एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये हमारे जो छोटे चींटियां होती हैं उनके डंक में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड भी उसका एग्जांपल है।
फॉर्मिक एसिड HCOOH, रेड एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, टी में टैनिक एसिड पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, कर्ड में एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में टार्टियरिक एसिड होता है और एप्पल में मैलेइक एसिड होता है। ये टर्माइन, ये विनेगर जो है विनेगर के साथ है, ये ध्यान दीजिएगा। एक बार और हम ध्यान देते हैं, रेड एंड्स, लाल चींटियां जो होती हैं उनके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा जो टी में है टैनिक एसिड होता है, टी के अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की प्रेजेंसी की वजह से ही उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा आता है। विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। जो हमारा टर्माइंड है उसमें टार्टेरिक एसिड की वजह से इमली में खट्टापन होता है, सावर टेस्ट प्रेजेंट होता है। और एप्पल में मैलेइक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल्स एसिड, इनऑर्गेनिक और मिनरल्स एसिड क्या होते हैं, दीज एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन द नेचर। कह रहा है कि यह जो है नेचर में प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, HNO2, यह सारे के सारे एग्जैक्ट किए जाते हैं। These acids are generally strong acid, और ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। These acids show 100% डिसोसिएशन, और ये 100% डिसोसिएटिव हो जाते हैं, यानी ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ध्यान देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। Concentration of an acid means the amount of acid present in the fixed amount of its aqueous solution. Aqueous solution जो fixed aqueous solution है उसमें कितने अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है, ये अगर कोई बात बताता है तो वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है। कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं, a large amount of acid is present in the fixed amount of its aqueous solution। अगर aqueous solution में large amount में एसिड है तो वो concentrated एसिड है, और less amount में है तो वो कौन सा एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एसिड हैव सावर टेस्ट, मिनरल्स एसिड लाइक H2SO4, HCl आर, बहुत सारे एसिड्स जो है हमारे सावर टेस्ट रखते हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 9 सारे एसिड सावर टेस्ट के होते हैं, और वो कुछ एग्जांपल्स के तौर पर है। इसमें एक और बात होती है, हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें H2SO4 है, ये मिनरल्स एसिड में आ जाते हैं, इन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होते हैं। एसिड्स आर जनरली सॉलिड आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो एसिड होते हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इट चेंजेस कलर्स बिटवीन द लिटमस टू रेड लिटमस। करा यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो हम जो ये चेक करते हैं, ऐसे एक्चुअल कर दो कि वो इंडिकेटर का वर्क करता है, इंडिकेट करता है। जस्ट इसके बाद हमें इंडिकेटर्स इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। वो इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिड है और कौन सा बेस है और कौन सा साल्ट है। वो इंडिकेटर्स की तरह है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, यह जो है नेचर में कोरोसिव नेचर के होते हैं, इनका कोरोसिव होता है। जैसे H2SO4 है या जो है हाइड्रोजन सल्फेट है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो है कोरोसिव नेचर के होते हैं, इनमें कोरोजन की मात्रा प्रेजेंट होती है। ये कोरोस कर सकते हैं, हमारे त्वचा को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, करा कि ये गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इट मींस इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ एन एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड मेटल्स। करा है कि एसिड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि Mg जो है एक मेटल है और HCl एसिड है। Mg HCl के साथ रिएक्शन किया है तो हमारा साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया है। यहाँ हम एक सिंबल ऐसे जो देख रहे हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ऐसे, ये सिंबल इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। अब Fe को हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए हैं तो हमारा फेरस सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। जिंक की बात करें तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है और जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जब भी आप एग्जांपल्स लिखेंगे तो आप ऊपर करेंगे क्या कि हम लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। और उसके बाद हम ये रिएक्शन लिखेंगे और इस रिएक्शंस के नीचे इनके नेम लिख देंगे। सेकंड अगर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड बेस एंड एसिड के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो वो रिएक्शन विद बेस। एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। That type of reaction in which the acid react with base, its form a neutral substance and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को काम करता है। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज द स्टेट वेयर द सब्सटेंस लूजेस इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर एंड इट बिकम्स न्यूट्रल। कह रहा है कि वो स्टेज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई एसिड या बेस अपना एसिडिटी या बेसिडिटी खो दे करके न्यूट्रल हो जाता है। जैसे हमने एक एसिड लिया है HCl और एक बेस लिया है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम रिएक्शन कराए हैं तो हमारा साल्ट बना है NaCl और वाटर प्रेसिपिटेट के रूप में हमें बाहर मिला है। ऐसे बात करते हैं रिएक्शन विद द मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल्स कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो भी साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल की बात करते हैं तो HCl और Na2CO3 है। तो यहाँ हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए हैं तो यह जो बना है सोडियम क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। अब यहाँ हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया है तो यहाँ हमारा सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। यहाँ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर बनाया है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ रिएक्शन किया है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर एंड लिक्विड बनाया है। तो हम यहाँ दो एग्जांपल्स हमारे लिए एनफ हो जाते हैं। हम यहाँ तक ये दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन के तौर पर। देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर हमारा प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल CaO प्लस 2HNO3। CaO हमारा मेटल ऑक्साइड है और HNO3 हमारा एसिड है। जब यह इसके साथ रिएक्ट किया है तो रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाया है। ऐसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड जब रिएक्शन किया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्यूप्रिक क्लोराइड बनाया है और यहाँ वाटर बना है। अब एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर में शो नहीं करते। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। कर रहा है कि जब ये जो भी एसिडिक बिहेवियर होता है वो वाटर वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है उनके नेचर के अंदर। और यही बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हो जाता है। द एसिड प्रोड्यूसेस आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और कह रहा है एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयन किसके प्रेजेंस में प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस will not form hydrogen ion and hence will not show the acidic behavior। और जो हम बात करते हैं कि जो हमारे अगर हम वाटर नहीं लेते हैं तो एसिड जो होते हैं अपनी एसिडिक नेचर को नहीं शो करेंगे। अब बात करते हैं बेस के बारे में।
हम लोगों ने बेस की डिफिनीशन पढ़ी थी, फिर हम यहाँ बेस की डिफिनीशन अगेन टाइम देख रहे हैं। बेस, ए बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन। बेस वे टर्म्स होते हैं, बेस वे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम उनके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन एज द नेगेटिव आयन, जो कि नेगेटिव आयन होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस कितने टाइप के होते हैं, तो बेस को हम दो टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ एंड डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन के हिसाब से ये कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस होते हैं। बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दोज बेसेस दैट आयोनाइज कॉम्प्लेक्स इन aqueous solution and give a high concentration of hydroxyl ion that is known as strong base। ऐसे ही हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड की भी डिफिनीशन पढ़ी थी कि ऐसे जो भी हमारे एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जांपल NaOH और KOH जो है इसके एग्जांपल। अब हम बात करेंगे वीक बेस की। वीक बेस क्या होते हैं, दोज आयोनाइज पार्शियली, करा है कि ऐसे बेसेस जो आयोनाइज्ड हो जाते हैं पार्शियली, बहुत कम मात्रा में वो आयोनाइज होते हैं, घुलते हैं, आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स लेस, यहां हम ध्यान देंगे जो ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और ये लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो वीक होते हैं। और वीक बेस में NH4OH है, BOH का होल ट्वाइस है, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्सिल है और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम इसको बेस को डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस में। कंसंट्रेटेड बेस क्या होते हैं, व्हेन अ हाई अमाउंट ऑफ अ बेस इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अगर बेस हाई अमाउंट में है तो उसे हम कौन सा बेस बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बेस बोलेंगे, और अगर वो लेस अमाउंट में है किसी फिक्स्ड सॉल्यूशन में तो उसे कौन सा बेस बोलते हैं, डाइल्यूटेड बेस बोलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेस के। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, पहला बेसेस हैव अ बीटर टेस्ट, जो बेसिस होते हैं उनके बीटर टेस्ट होते हैं। एग्जांपल अगर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि सोशियोलॉजी टर्न पर हम अगर बात करें, सोशल एग्जांपल्स की बात करें, तो आप ब्लैकबेरी खाते हैं, जामुन, तो जामुन जब पका नहीं होता है तो आपको कैसा लगता है ना, बीटर टेस्ट लगता है, तो उस टाइम पर उसमें बेस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जितने भी बीटर टेस्ट वाले हमारे फ्रूट हैं या अनदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे बीटर टेस्ट अगर रखते हैं तो वो उसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड और लिक्विड और गुड इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। बेसिस जो होते हैं वो जनरली या तो सॉलिड होते हैं और नहीं तो लिक्विड में होते हैं, और ये गुड लिक्विड होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनमें यानी इनकी उपस्थिति में अगर हम इनकी प्रेजेंसी की बात करें तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। एक्शन, और ये कोरोजिव एक्शन को रखते हैं, जैसे एसिड कोरोजिव नेचर का होता है, बेस भी कोरोजिव नेचर का होता है। ऑन द स्किन, कर रहा है कि स्किन पर अगर ये पड़ जाए तो हल्का बहुत वो बर्न भी उसे कर सकते हैं अगर वो कंसंट्रेटेड बेस होंगे तो। ध्यान देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस के रिएक्शन विथ एसिड। बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। हमने यहाँ एक बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक साल्ट, हमने एक एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जब हमने रिएक्शन कराया तो एक साल्ट हमारा बना है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराए हैं तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बना है। ऐसे ही इसकी अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज बेस का होता है कि मेटल को बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ हम रिएक्शन कराए हैं तो सोडियम जिंकेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, करा बेस जो भी होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके
हमारे सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। यहाँ हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने रिएक्शन कराया, सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर रिलीज हुआ। अब आखिरी की बात करते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं। बेसिस ये एल्कलीज होते हैं कब, हम ऐसे किस केस में एल्कलीज इसको पढ़ते हैं, बेस को ही। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। बेस, सारे बेसिस जितने भी हमारे बेस हैं, ऑल द बेसिस जितने भी हमारे बेस हैं, और वो सॉल्युबल हो जाए किसमें, वाटर में, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। क्योंकि जब वाटर सॉल्युबल, तो हम सिंपल वन लाइनर डिफिनीशन ऐसे बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द एल्कलीज, तो आप बताएंगे कि वाटर सॉल्युबल बेसिस नोन एज एल्कलीज। बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है और इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन लगता है, तो स्लैक्ड लाइम इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। कह रहा है कि सॉइल की अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो हम स्लैक्ड लाइम यानी चूने का पानी हम मिला करके उसमें क्या करते हैं, उसके एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। स्टिंग ऑफ एंट्स एंड बीज कंटेनिंग फार्मिक एसिड, और कह रहा है कि जो भी स्टिंग्स और एंट्स होते हैं वो फार्मिक एसिड को कंटेन करते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें बेस का यूज कर देंगे, किसी भी बेस का यूज कर देंगे, तो ये जो एसिड होता है वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा जो भी एंट या बीज का स्टिंग है वो ठीक हो जाएगा। जैसे हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है और हमको किसी एंट ने काट दिया, एंट या बीज के स्टिंग में फार्मिक एसिड होता है, तो वो जब काट देगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी बेस को अगर हम उस पर रख देंगे, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा जो दर्द है वो उसे राहत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसे न्यूट्रल कर देगा। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are those substances which change their color in the presence of acid and base. एसिड और बेस के प्रेजेंसी में अगर वो अपने कलर चेंज कर देते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। मान लीजिए आप लैब में हो और लैब में आपको दो सब्सटेंस दे दिए जाए और आपसे कहा जाए बताइए कि इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो आप क्या ऐसे ही देख करके बता सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ये इंडिकेटर्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा होता है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स और तीसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है तो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो बेस है। टर्मेरिक भी एक अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी टर्मेरिक को सब्जियों वगैरह में डाला जाता है, या हम ऐसे कह दें कि किसी कपड़े पर अगर टर्मेरिक पड़ जाए और वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका रंग पीले रंग से हल्का गुलाबी कलर में हो जाता है, क्या हल्का गाढ़े रंग का हो जाता है। हाँ, और रेड कैबेज जूस और जो लाल पत्ता गोभी आती है उसके जूस से भी एक इंडिकेटर यूज किया जाता है। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर में वैनिला एसेंस है, ओनियन है, क्लोव है, ये भी हमारे क्या होते हैं, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ये स्मेल चेंज कर देते हैं। एसिड के साथ मिलते हैं तो इनका कुछ और स्मेल आता है, और बेस के साथ मिलते हैं तो और इसीलिए ये ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। और हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, क्योंकि ये लैब में बनाए गए हैं इसीलिए इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सिंथेसाइज हैं। अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स, लिटमस जो है ना, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, और बेस के साथ रेड से ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज या लीफ स्टैक जूस जो होता है वो रेड होता है, और जैसे ही बेस में हम अगर उसे मिलाएंगे तो वो ग्रीन हो जाता है। टर्मेरिक है, टर्मेरिक एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखाता, लेकिन अगर उसमें बेस हो जाए तो वो रेड हो जाता है। यानी अगर कपड़े पर हमारा गिर जाए टर्मेरिक, तो हम अगर उसे डिटर्जेंट पाउडर से धुलेंगे तो डिटर्जेंट में हमारा बेस होता है, तो बेस से वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, होता है ना। अब लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। इज द पर्पल डाई, यह जो है पर्पल डाई कलर का होता है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन। कह रहा है कि यह पर्पल डाई कलर का होता है और ये एक डिवीजन प्रोसेस के द्वारा एक प्लांट से बाहर निकाला जाता है। कलर्ड पीटल्स,
कलर्ड जो पेटल्स होते हैं, सम फ्लावर्स सच एज द हाइड्रोजेनिया, पेटूनिया, हाइड्रोजेनिया एंड पेटूनिया, जर्मेनियम एंड चाइना रोज, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। कह रहा है कि ये कुछ हमारे कलर्ड पेटल्स हैं जो पेटूनिया है, जैसे हाइड्रोजेनिया है, जर्मेनियम है, चाइना रोज है। तो ये जो जर्मेनियम है और ये जो भी चाइना रोज है, ये भी क्या करते हैं, हमारे इंडिकेट करते हैं कौन से, एसिड एंड बेस के प्रेजेंस को। उसमें से भी हम एसिड और बेस का प्रेजेंस ही चेक कर सकते हैं। ध्यान देंगे, लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन कैसे मिलता है और ये क्या होता है। इज द पर्पल डाई, कर या पर्पल कलर का एक डाई होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट से ये निकल के आया होता है, नेम्ड लाइकेन। लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है जो थैलोफाइटा डिवीजन का है, उससे ये हमें एक्सट्रैक्ट करके मिलता है। कलर्ड पेटल्स, कलर्ड पेटल्स क्या होते हैं, सम फ्लावर सच एज हाइड्रोजेनिया, पिटूनिया एंड जर्मेनियम एंड चाइना रोज, इनके जो पेटल्स हैं ये भी एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब बात करते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं, ओनियन, वैनिला एसेंस एंड क्लोव। तो ओनियन का ये जो है, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है तो वो रिटेन स्मेल देता है, सड़े गले की स्मेल देता है। और ओनियन की अगर हम बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जैसा प्याज महकता है, हमारा प्याज जैसा स्मेल करता है वैसा स्मेल होता है। और अगर वो बेसिक सोल्यूशन में डाला जाएगा ना तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो अगर हमें ओनियन का, अगर हमारे पास ओनियन का जूस है तो हम अगर उसे बेसिक में मिलाएंगे तो उसका स्मेल अगर खत्म हो जाता है तो हम बोल देंगे वो क्या है, बेस है। और अगर उसका स्मेल आता है तो हम बोल देंगे वैनिला एसेंस। वैनिला का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एसेंस होता है, स्मेल होता है, लेकिन जब हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रिटेन स्मेल देता है, एक हल्का सड़ा गला स्मेल देता है। लेकिन अगर वही बेसिक में डालते हैं तो कोई उसका स्मेल नहीं आता। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जो होता है, अगर हम उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रिटेन स्मेल देता है, सड़े गले की स्मेल देता है। लेकिन अगर हम उसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो स्मेल अपना क्या कर देता है, लूज कर देता है। आई बात समझ में? बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर की बात करें अगर हम, तो फिनाफ्थेलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। यह एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस स्मेल देता है, कलरलेस की तरह वो कलरलेस हो जाता है और स्मेलिंग देता है। एंड इसका जो आता है, अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर हो जाता है। एक्चुअल में ये स्मेल भी देता है और कलरलेस भी होता है, इसीलिए स्मेल कलर दोनों ये बात लिखी हुई है। अब बात करते हैं इसमें, तो फिनाफ्थेलिन जो होता है ये पिंक कलर का हो जाता है और एसिडिक बेसिक सोल्यूशन में, और मिथाइल ऑरेंज किस कलर का हो जाता है, येलो। अगर हमको मिथाइल हमको दे दिया जाए एसिड बेस सोल्यूशन पहचानने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब में एसिड या बेस जो भी मिला होगा हम उसको डालेंगे और फिनाफ्थेलिन या मिथाइल ऑरेंज में से किसी एक को डाला, अगर सोल्यूशन येलो हो गया तो हम कह देंगे वो कौन सा है, बेस है। और अगर पिंक हो गया, फिनाफ्थेलिन डालने के बाद पिंक हो गया तो भी बेस हम बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है एसिडिक बेस पहचानने के लिए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच की। पीएच की कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ पीएच। कह रहा है कि जो भी स्ट्रेंथ होती है किसी भी आपके एसिड और बेस की, आखिर में कोई बेस होगा ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। तो ये आखिर में ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये कैसे पता लगाते हैं? तो इसको कंफर्म करने के लिए हम पीएच स्केल की यूज करते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ बताती है। पीएच इन जर्मन मींस फोर्टेंज होता है। पीएच का जर्मन मींस होता है फोर्टेंज, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन से इंडिकेट किया जाता है। पीएच को लिखते समय आप एक बात का केयर करेंगे कि हमारा जो H होता है वो काफी बड़ा होता है और P स्मॉल होता है। इस पीएच को लिखते समय इस बात केयर करेंगे आप, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन
आयंस प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ज्यादा अगर प्रोड्यूस होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ते हैं, और पार्शियली आयोनाइज्ड होता है तो वीक एसिड पढ़ते हैं। अगर वही हाइड्रोक्सिल आयन है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ते हैं, और अगर पार्शियली आयोनाइज होता है तो वीक बेस पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक पीएच स्केल दे रखा है। पीएच स्केल में 7 से लेस, 7 है और 7 से जो लेस होते हैं, 7 से जो भी लेस हैं वो सारे के सारे एसिड के होते हैं। ये एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और 7 से जो ग्रेटर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, और ये उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये बेस या एल्केलाइन की हम बात करें हैं, आते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। 7 पर अगर कोई किसी ऐसे समझ लीजिए कि अगर 7 से लेस अगर कोई पीएच वैल्यू आता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अगर हम पीएच वैल्यू कर दे 5.5 तो बताइए वो क्या है, एसिड है कि बेस है? एसिड है, क्योंकि वो 7 से लेस है। उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 से लेस होती है तो हम उसे एसिड बुलाएंगे, और अगर वो 7 से ग्रेटर होती है तो वो बेस होता है। और ये कहां तक पीएच स्केल की वैल्यू जाती है? 14 तक, 0 to 14 होती है। 7 पर ये न्यूट्रल होता है। इसी बात को हमने लिखा है कि all substances have the pH value between the 0 to 7 are in acidic in nature। करा है 0 से लेकर के 7 के बीच में एसिडिक नेचर का, 7 से लेकर के 14 के बीच में इनका बेसिक नेचर का, और 7 जिसकी वैल्यू होती है वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। यानी साल्ट हमारे जितने भी होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो साल्ट हमारे जो साल्ट की पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। हमारा एक साल्ट है, सिंपल सा साल्ट हम बात करते हैं जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी आएगी? 7। हमारा एक सिंपल सा साल्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसकी पीएच वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो ये पीएच वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयन प्रोड्यूस। करा कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस या एसिड होता है ये हाइड्रोजन आयन के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन अगर बहुत ज्यादा अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है तो स्ट्रांग है, पार्शियली है तो वीक है। अब जो पीएच वैल्यू है, इस पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब उस इंपॉर्टेंस को हम पढ़ते हैं इन ह्यूमन एंड प्लांट। अगर ह्यूमन और प्लांट की हम बात करें तो इस पीएच वैल्यू की क्या बात होती है? बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इन द पीएच ऑफ 7.0 to 7.8। हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, वो जितने भी इंटरनल ये हमारे रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे 7.0 से लेकर के 7.8 के बिटवीन का ही पीएच वैल्यू को अचीव करते हैं। इफ पीएच फॉल्स बिलो द 7.0 आर राइजेस 7.8। कह रहा है कि या तो अगर 7.0 से या 7.8 से अगर पीएच वैल्यू 7.8 से बढ़ गया और नहीं तो 7.0 से घट जाता है, द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। तो कह रहा है कि जो सर्वाइवलिंग होती है, जो हम जीते हैं, उसमें डिफिकल्टीज आने लगती है। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, सिंपल सा एक सोशल एग्जांपल। जैसे हम भोजन कर लेते हैं, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी आती है, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस जो होता है, जाकर के भोजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने की वजह से एसिड नेचर उसका बढ़ा देता है। यानी उस पीएच वैल्यू 7.0 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिड डेवलप होने लगता है और हमें जलन महसूस होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनो का यूज करते हैं, जो कि जबकि प्रचार उसमें दिखाता है कि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। तो एक्चुअल में इनो में क्या होता है? इनो में होता है आपका बेस। एसिड हमारे शरीर बॉडी में था और बेस उसमें होता है। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, विद इन 6 सेकंड वो रिएक्शन करते हैं और वो न्यूट्रल हो जाता है। हमारा जो जलन होती है खत्म हो जाती है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात की जा रही थी अभी। HCl is produced in our stomach in help to the digestion in food, but if the amount of acid produced increases it cause pain and irritation। कह रहा है कि जब हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारा डाइजेस्टिव जूस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, और अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो हमें पेन महसूस होता है, जिसको हम लोग जलन कहते हैं। टूथ डीके काज्ड बाय एसिड। कह रहा है दांत में जो आपके कैविटी होती है, आप कहते हैं कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है, तो इसके लिए रीजन भी पीएच वैल्यू है। अगर आपके माउथ का पीएच वैल्यू जो है
फॉल्स हो जाता है 5.5 से, 5.5 से नीचे अगर हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट का जो हमारा दांत है वो क्या होता है, डीके होना चालू हो जाता है, घटना चालू हो जाता है, क्षरण होना उसका चालू हो जाता है, वो कोरोजन होने लगता है, जिससे दांत में कैविटी बन जाती है और दांत के बीच में छेद हो जाता है। जबकि कैल्शियम फास्फेट सबसे मजबूत टर्म्स माना जाता है। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डियों की अगर हम बात करें, सबसे मजबूत टर्म्स की अगर हम बात करें, तो वो हमारे दांत ही होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेशर झेल सकते हैं। बट अगर हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होना पॉसिबल है। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर, करा कि कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट और केमिकल हैं, प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो अपने सेफ्टी के लिए एसिड्स का और पीएच इन वैल्यूज के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे एक बात करें, स्टिंग ऑफ हनी बी इंजेक्ट द मेथोनिक और फार्मिक एसिड ड्यू टू विच द फील पेन, करा है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खियां जो होती हैं, वो हमें काट लेती हैं तो हमें जलन महसूस होता है ना, दर्द महसूस होता है, तो उनके स्टिंग में होता है फार्मिक एसिड जिसे मेथनोइक एसिड कहा जाता है। मेथनोइक एसिड की वजह से वो जलन करता है। हम जानते हैं कि एसिड जो होते हैं हाईली कोरोजिव होते हैं, इसीलिए वो जलन करते हैं और पेन भी करते हैं। गेट रिलीफ ए सोल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस सच एज द बेकिंग सोडा इज यूज्ड, और अगर आप चाहते हैं कि इससे तुरंत हमें आराम मिल जाए तो हम जान रहे हैं कि हमारी जो हनी बी थी वो इंजेक्ट कर दी है फार्मिक एसिड, तो एसिड को न्यूट्रल कौन कर सकता है, बेस। तो बेस जो होता है हमारा बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा जो आप लोग बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उसे आप ले लेंगे और उसे थोड़ा सा हल्का सा उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसे जब लगा लेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो स्टिंग में एसिड था और वो आपका बेस है, बेस और एसिड एक साथ मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल में हमें दर्द रिलीफ नहीं होगा, वो हमसे रिलीफ मिल जाएगा। करा है इस स्टिंग्स हेयर नेटल लीव्स द इंजेक्ट मेथोनिक एसिड काजिंग टू द बर्निंग पेन, करा है कि कुछ ऐसे भी जीव आते हैं जिनके हेयर में मेथोनिक एसिड होता है। जैसे हमारे गांव में या हमारे शहरों में भी एक जीव पाया जाता है जिसके बाल अगर हमारे शरीर को टच कर जाए तो हमारे शरीर में इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो इस खुजली को दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। और ये खुजली क्यों होती है, किस एसिड की वजह से होती है, तो मेथोनिक एसिड की वजह से होती है। चींटियां भी काटती हैं तो हमें खुजली या जलन होती है, उसमें भी मेथोनिक एसिड का ही यूज होता है। करते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होते हैं? Salt are the ionic compounds which contains a positive ion and a negative ion is known as salt. Salt वे हमारे compounds होते हैं, वे हमारे ionic compounds होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स दोनों के दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, NaCl जो है, इसमें हमारा NaCl की अगर हम बात करेंगे तो NaCl में हमारा पॉजिटिव आयन Na+ होगा और नेगेटिव आयन Cl- होगा। तो ये हमारा क्या है, साल्ट है। अब हम ध्यान देंगे, अब बात करते हैं साल्ट के 3 टाइप होते हैं। बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। लेकिन वही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक साल्ट बनाते हैं। और उसी के जगह अगर बेसिक सॉल्ट की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। बात करते हैं हमारे कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट यानी हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है? सी वाटर इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। सी वाटर जो होता है मेन सोर्स है हमारे कॉमन साल्ट का। To extract the salt from sea water, it is allowed to the evaporate। और करा इस कॉमन साल्ट को हम पानी के लिए करते क्या है कि हम इवापोरेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, जिससे हमें सी वाटर से कॉमन साल्ट मिल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट की बात करते हैं। कॉमन साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टीज, इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। हमारे डाइट की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसको हम खाने में यूज करते हैं। इट इज स्लाइट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, करा है कि यह थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी जल के साथ इसकी बहुत ज्यादा मधुरता होती है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और यह जल में घुल जाता है। यूज ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के क्या क्या यूज हैं?
हमारे डाइट के टर्म में यूज किया जा सकता है। इट इज यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, करा ये फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह यूज किया जा सकता है। आप फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पर अगर यूज करने के लिए कॉमन साल्ट का अगर एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं तो घर पे क्या कीजिए, आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट घर पे आप कर सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सक्यूज कैसे करता है, यूज किया कैसे जाता है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन कैसे रखता है। आप क्या करेंगे, एक छोटे से बाउल में आइस क्यूब ले लेंगे और आइस क्यूब में आप एक रस्सी को डालेंगे और जब वो रस्सी आप डालेंगे ना तो क्या आइस क्यूब उसमें चिपकेंगे? नहीं, आइस क्यूब उसमें नहीं चिपकेंगे। लेकिन उसी आइस क्यूब में उस रस्सी को डालिए और उसमें क्या कीजिए, आप कॉमन साल्ट को डाल दीजिए। जैसे ही आप कॉमन साल्ट को डालेंगे तो आइस क्यूब पर जहां जहां वो रस्सी पकड़ी रहेगी उस पर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आइस क्यूब क्या कर देता है, साल्ट क्या कर देता है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को रोक देता है, जिसकी वजह से रस्सी जो होगी आपके उस आइस क्यूब में चिपक जाएगी। तो इसे हमें ये एक्सपेरिमेंट से आप पता कर सकते हैं कि हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को आइसक्रीम्स वगैरह में जो हम पहली बार टेस्ट लेते हैं तो हल्का सा हमें नमक का एहसास होता है, हल्का सा साल्ट हमको नमकीन लगता है, उसके पीछे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को ही मेंटेन रखने के लिए नमक का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल एट द कास्टिक सोडा, कर कास्टिक सोडा बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा, इन सब चीजों को, वॉशिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर को, कास्टिक सोडा को बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये जो है कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन से हम कास्टिक सोडा बनाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? हम सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्रेश हमारा सॉल्यूशन बन के आता है सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन कहा जाता है। तो आपसे वाइवा में ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू द ब्राइन सॉल्यूशन? तो व्हेन वी डिसॉल्व टू द सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। वो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा ब्राइन होता है। दिस इज मेथड इज कॉल्ड क्लोरोएल्कली प्रोसेस, और इस मेथड को क्लोरोएल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। हमने सोडियम क्लोराइड को H2O वाटर के साथ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बन गया, क्लोरीन गैस रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड होता है वो नियर द कैथोड हमें मिलता है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो दो टर्म्स होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव टर्म होता है और एक नेगेटिव टर्म्स होता है, तो उसमें कैथोड पर हमारा क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है। इसके क्या यूजेज होते हैं, कास्टिक सोडा के क्या यूज है? फॉर मेकिंग द सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। फॉर डिग्रीसिंग मेथड्स, करा कि इसे डिग्रेडेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ग्रीस वगैरह लग गए हों, जो ऑयली होते हैं, उन्हें भी हम डिग्रीस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इट इज मेकिंग एन आर्टिफिशियल फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका आप यूज कर सकते हैं। एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी रिएजेंट में भी कास्टिक सोडा का यूज होता है। आपको टू मेन फीचर्स के टर्म पर यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा याद रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर आज इसका बहुत ज्यादा यूज आप लोग मार्केट में देखते होंगे, तो इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइन। ड्राई सेलेक्ट लाइन पर प्रोसेस से हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका हम अगर चाहें तो उसका एक और नाम हम रख सकते हैं, इसको CaOCl2 को हम पढ़ते हैं CaOCl2 प्लस H2O, हाइड्रोजन को मेंटेन रखने के लिए। ये अब यहां हम एक बात का हम केयर करेंगे कि यह जो है, इसे हम एक और टर्म्स पढ़ सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड क्लोराइड।
द क्लोरीन इज यूज्ड द एबव रिएक्शन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और हमने देखा कि ब्राइन सोल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराया था तो क्या निकला था, हमारा क्लोरीन निकला था। और इसी क्लोरीन का यूज जब हम कर लिए हैं किसके साथ, सेलेक्ट लाइम के साथ, तो हमारा क्या बन गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बना है। यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर का कहां कहां यूज किया जाता है? फर्स्ट यूज जो है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं, लिनन के जो फाइबर्स के कपड़े होते हैं, उनको ब्लीच करने के काम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प, जो हमारे लकड़ियों के पल्प होते हैं, छिलके होते हैं, उस वुड पल्प को पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच करने के काम में आता है, उनके रंग को ब्लीच करने के काम में आता है। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, और लॉन्ड्री सिस्टम में हम कपड़ों को धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग, कर रहा है कि डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है कि ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर अगर आपका पीने लायक नहीं है तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देने के बाद, यूज कर लेने के बाद वो पीने लायक हो जाएगा। तो वो डिसइंफेक्टिंग, अगर उसके इन्फेक्शन कुछ होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगले टर्म की बात करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड लिया प्लस H2O यानी ब्राइन सोल्यूशन हम आप कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड लिया, उसका हमने रिएक्शन उसकी प्रेजेंसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया, इन चारों का कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ही क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा दिया जाता है। इसका एक और आप यूजेस जान लीजिए कि अगर आप बेकिंग सोडा आपने बना लिया तो बेकिंग सोडा से हम क्या बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है, तो यानी अगर हमारा बेकिंग सोडा है तो हम उसे वॉशिंग सोडा भी अभी हम बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन हमारा हो गया, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिला दिया, सैचुरेटेड विथ द अमोनिया अलाउड टू रिएक्ट विथ द कार्बन डाइऑक्साइड। और सैचुरेटेड अमोनिया के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का जब कॉम्बिनेशन कराते हैं, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस अलोंग विद द अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड के साथ हमारा बेकिंग सोडा मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोला जाता है, सॉल्वे प्रोसेस बोला जाता है। ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी है कि सॉल्वे प्रोसेस से क्या आप समझते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं भाई। हम अगर बात करें कि बेकिंग सोडा का क्या यूज है, तो फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। नॉर्मली तौर पर आप इसे मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, जनरल टर्म पर ये ऐसे नाम से जाना जाता है। एज एन एंटी एसिड, इसे एंटी एसिड के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। कल हम लोगों ने जब पीएच वैल्यू पढ़ी थी तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम इनो एंटी एसिड के तौर पे यूज करते हैं ना, तो उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक, कर रहा है कि फूड और ड्रिंक में भी एडिटिव के तौर पर यूज किया जाता है। इन फायर एग्जॉस्टर्स, और फायर एग्जॉस्टर्स में भी इन्हीं बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है, जो आग बुझाने के काम में आता है। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या है, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप, यह 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है हमारा। सबसे पहले हम बनाएंगे बेकिंग सोडा। जब हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है, जब हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा तो बेकिंग सोडा को हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हम उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम वाटर को इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इससे ही हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। चलिए बात करते हैं वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर वॉशिंग पर्पज ऑफ लॉन्ड्री एज द क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, कह रहा है कि हम जो वॉशिंग पर्पज के लिए हम लॉन्ड्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग एजेंट के लिए हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ऑल्सो एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कह रहा है कि इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, और बोरेक्स को बनाने में वॉशिंग सोडा का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए अब बात करते हैं आपके घरों में यूज होने वाले पीओपी। शायद आपने पीओपी का नाम सुना होगा, लेकिन कभी आपने समझा नहीं कि ये पीओपी का फुल फॉर्म भी होता है क्या। बिल्कुल होता है, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द जिप्सम, यह जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद यह जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां एक बात आप याद रखिएगा, ये जो है कैल्शियम जिप्सम है, ये जेल्सम है, कैल्शियम सल्फेट ऐसे डाइहाइड्रेट पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है या इसे हम जिप्सम पढ़ते हैं। लेकिन यहां जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ सेमी हाइड्रेट हो जाता है और बाकी जो हमारा 3/2 पार्ट है वाटर एक्सेस के तौर पर हमारा बाहर हो जाता है। यहां हम 1:1/2 के जगह यूज कर देते हैं 3/2, बात दोनों केस में सेम होती है। अब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा यूज जानते हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये है कि फॉर मेकिंग द माउल्ड्स ऑफ टॉयज, पॉटरी इस विभाग में एंड सेरामिक ईटीसी, कह रहा है कि ये मेकिंग करने के काम में आते हैं। माउल्ड्स फॉर टॉयज के सिर वगैरह बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, पॉटरी विभाग में मतलब इसके बर्तन बनाने जाते हैं, सेरामिक विभाग में और भी जो अद्भुतशील वस्तुएं होती हैं इनमें यहाँ यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग द स्टैचू, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स, और डेकोरेटिव मटेरियल्स के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, और फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर सकते हैं। इन मेडिकल साइंस, अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो द एज प्लास्टर फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, कह रहा है कि यह जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं या ब्रेक हुए बोन्स होते हैं उनको प्लास्टर करने के लिए मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है। आप इसको बहुत ज्यादा तौर पर देखे होंगे मेडिकल साइंस में इसका यूज। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ द साल्ट। किसी साल्ट के एक यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उस फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट है, यहां इसके साथ जिप्सम के साथ हमारे दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं। ऐसे ही हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इन्हें ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। किसी भी साल्ट के 1 यूनिट फार्मूला के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन